हेलो दोस्तों, वेलकम टू इग्नाइट क्लास। एकदम डिट्टो एकदम से यही पैटर्न, यही फॉर्मेट, यही सब कुछ आपके एग्जाम में आने वाला है। डिट्टो यही क्वेश्चन आपके 2025 के झारखंड बोर्ड के एग्जाम में आने वाला है। तो एक एक क्वेश्चन को अच्छे से आप लोगों को देखना है, समझ लेना है और जा करके एग्जाम में आप लोगों को एकदम से छाप करके आप लोगों को आ जाना है और हर बच्चों को बहुत बढ़िया नंबर आएगा। तो बस एग्जाम के 2 दिन पहले आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज्यादा हम लोग ये मान सकते हैं कि किस्मत की बात है कि ऐसे वाले क्वेश्चन को अगर आप लोगों ने देख करके चले गए तो एग्जाम में आपका बहुत बढ़िया भयंकर आपका नंबर आने वाला है। तो एक एक क्वेश्चन को आप लोगों को देख करके गुजारना है और जहां पे नहीं समझ में आएगा ना वहां पे कमेंट करके आप लिख करके बता देना। फटाफट हम लोग यहाँ पे कमेंट को रिप्लाई करने के लिए हम लोग यहाँ पे रहेंगे। चलो, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधे हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर और फटाफट हम लोग सॉल्व करना क्वेश्चन की शुरुआत हम लोग कर देते हैं। बच्चा ये देखो, आज का क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है। पहला क्वेश्चन नंबर है, बोला गया है कि इफ सेट ए हैज एन एलिमेंट देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इज। बोला गया कि एक सेट ए है जिसमें एन एलिमेंट है, तो उस सेट का टोटल कितने सबसेट होंगे। तो अगर किसी भी सेट में एन एलिमेंट है ना, तो 2 टू दी पावर एन, बच्चा उसका 2 टू दी पावर एन उसका टोटल नंबर ऑफ 2 टू दी पावर एन इसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट कहलाता है। ये कॉन्सेप्ट को आप लोगों को याद रख लेना है। ऐसे वाले चीज का ज्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं होता है, दिमाग में सोच लिया जाता है और क्वेश्चन को फटाफट आंसर कर लिया जाता है। तो 2 टू दी पावर एन हम लोग यानी कि ऑप्शन सी में हम लोग फटाफट यहाँ पे टिक लगाएंगे। फिर सीधे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया कि द गिवन सेट, ये हमारा एक सेट दिया गया है, कैन बी रिटेन एज। इस वाले सेट को इंटरवल के फॉर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो इक्वल टू नहीं है, यहाँ पे देखो इक्वल टू है। तो जहां पे इक्वल टू नहीं होता है ना वहां पे आते हैं ओपन इंटरवल, जहां पे इक्वल टू होता है वहां पे आते हैं क्लोज इंटरवल। तो यहाँ पे 4 और 6 में 4 होना चाहिए ओपन में, 6 होना चाहिए क्लोज में, यानी 4 नहीं बल्कि -4, तो -4 होना चाहिए ओपन में, 6 क्लोज में। तो ऑप्शन यहाँ पे ए में फटाफट हम लोग टिक लगाएंगे। नोट आप लोगों को करते जाना है और एग्जाम में आप लोगों को एकदम से छाप करके आप लोगों को आ जाना है। ये देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों हम लोग आते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि ये हमारा सेट ए है और ये हमारा सेट बी है। तो खाली यहाँ पे आपको बताना है कि ए सेट बी का वैल्यू क्या होगा, ए सेट बी का वैल्यू क्या होगा। तो ए सेट बी में ए का वो एलिमेंट लिया जाता है जो बी में प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे देखो 3, जो यहाँ पे देखो नहीं है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, तो 3 हम लोग यहाँ पे लेंगे। यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 है तो नहीं लेंगे। यहाँ पे 9, यहाँ पे 9 नहीं है तो 9 भी यहाँ पे लेंगे। यहाँ पे 12, वहाँ पे 12 है तो नहीं लेंगे। यहाँ पे 15, वहाँ पे 15 नहीं है तो 15 भी हम लोग यहाँ पे लेंगे। यहाँ पे 18, वहाँ पे 18 नहीं है तो 18 भी हम लोग यहाँ पे लेंगे। यहाँ पे 21, वहाँ पे 21 नहीं है तो 21 भी यहाँ पे लेंगे। तो इसी सेट को हम लोग यहाँ पे कहेंगे ए माइनस बी। तो ये हमारे a माइनस बी है। 3, 9, 15, 18 और 29, 3, 9, 18, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 15, 18 और 21, यानी कि ऑप्शन डी में हम लोग टिक लगाएंगे। है ना आसान क्वेश्चन, बस खाली एग्जाम में जाकर के आप लोगों को छाप करके एकदम से आ जाना है। बच्चे यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी सेट ही का क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि दो सेट यहाँ पे ए यूनियन बी है और अगर इन दोनों सेटों का यूनियन निकालेंगे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ए कहा जा रहा है। बात को गौर से आप लोग यहाँ पे समझना, ए यूनियन बी अगर ए के ही बराबर है तो इसका मतलब कि ए को हम लोग कहेंगे बड़ा सेट, बी हमारा यहाँ पे हो गया छोटा सेट। तो अगर ए यूनियन बी ए के ही बराबर होगा तो ऐसे कंडीशन में आपके बताना है कि कौन किसके सबसेट होगा या कौन किसके बराबर होगा या कौन किसके बराबर नहीं होगा। पहला ऑप्शन ये है कि ए बी के बराबर होगा या ए बी के बराबर नहीं होगा, ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी में है कि बी ए का सबसेट होगा और ऑप्शन डी में है कि ए बी का सबसेट होगा। तो यहाँ पे हम लोग बच्चों टिक लगाएंगे कि बी ए का सबसेट होगा, क्योंकि ए यूनियन बी अगर ए के बराबर है तो ए सेट बड़ा होगा, बी सेट छोटा होगा और बी का सारे के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट होगा। तो ऐसे वाले कंडीशन में बी सेट ए का सबसेट होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे सी में हम लोग फटाफट टिक लगाएंगे। बच्चों सीधे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चा बोला गया है फॉर एनी सेट ए, आपको बताना है कि ए डैश का डैश करेंगे तो कौन सा सेट यहाँ पे देगा। ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो ए डैश का डैश करने से हमेशा वापस हम लोगों को ए मिलता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी में हम लोग फटाफट टिक लगा देंगे। अब बच्चों यहां से सीधे हम लोग मूव करके आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में।
क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चा बोला गया कि द डोमेन ऑफ द फंक्शन R2 आर डिफाइंड बाय fx इक्वल टू दिस इज। इस वाले फंक्शन का हम लोगों को डोमेन निकालना है। चलो फटाफट हम लोग यहाँ पे डोमेन निकाल करके देख लेते हैं क्या आता है इसका वैल्यू। डोमेन निकालने के लिए रूट के अंदर वाले टर्म को हमेशा या तो जीरो से हम लोगों को बड़ा करना होता है x की वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ पे देखो x स्क्वायर माइनस 4 को जीरो से बड़ा करके x की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालेंगे और यही x की वैल्यू को हम लोग डोमेन कहा करेंगे। बात को अच्छे से यहाँ पे समझना। तो सबसे पहले इसको फैक्टराइज करेंगे, एक्स स्क्वायर इस वाले 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फटाफट यहाँ पे देखना, तो ये बनेगा x माइनस 2 और साथ में यहाँ पे बनेगा x प्लस 2, साथ में इसका वैल्यू 0 या 0 से बड़ा यहाँ पे रहेगा। कॉन्सेंट्रेट करके देखना है आप लोगों को। फिर सबसे पहले निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट जो इसको 0 कर दे। तो इसको 0 करने वाला x का वैल्यू हम लोग यहाँ पे या तो 2 लेंगे या तो -2 लेंगे। नंबर लाइन पे यहाँ पे 0 1 2 3 4 से लेकर के इन्फिनिटी तक, और ये -1 -2 -3 से लेकर -इन्फिनिटी तक यहाँ पे वैल्यू हम लोग ले लेंगे। x का वैल्यू यहाँ पे 2 और साथ में -2 इसको 0 करेगा। तो यहाँ पे 2 और -2 पे हम लोग यहाँ पे इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और पूरे नंबर लाइन को हम लोग यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। फिर किसी भी एक पार्ट का एक वैल्यू से हम लोग इसका खाली साइन चेक करेंगे बस। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस इंटरवल का एक वैल्यू 0 लेकर के इसका खाली साइन चेक करेंगे। तो अगर 0 यहां पे रखेंगे तो 0 -2 ये वाला बनेगा -2, साथ में 0 + 2 यानी कि बनेगा +2। फिर इन लोग दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा माइनस यहाँ पे 4। तो ये -4 आ गया बच्चा, यानी कि 0 इस टर्म को नेगेटिव किया तो इस इंटरवल के सारे नंबर फिर इसको नेगेटिव ही करेगा। और नंबर लाइन का यहाँ पे रूल होता है कि अगर ये इंटरवल इसको नेगेटिव करेगा तो फिर ये इसको पॉजिटिव करेगा और ये भी इसको पॉजिटिव करेगा। ऑल्टरनेट साइन यहाँ पे चलता है। तो अगर ये सब सारे x की वैल्यू उसको नेगेटिव करेंगे तो यहाँ के वैल्यू उसको पॉजिटिव करेगा और यहाँ की वैल्यू भी उसको पॉजिटिव करेगा, तभी ना यहाँ पे ऑल्टरनेट रहेगा पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को ध्यान देना है कि वो x का वैल्यू हम लोगों को चुनना है जो इसको 0 या 0 से बड़ा करे, या कह सकते हैं कि पॉजिटिव करे। तो इसको पॉजिटिव करने वाला x का जो वैल्यू हमारे पास है ना, वो x का वैल्यू -इन्फिनिटी से -2 है या फिर 2 से लेकर इन्फिनिटी है। यही x का वैल्यू और यही x का वैल्यू इसको पॉजिटिव करेगा, या कहो कि रूट को यहाँ पे डिफाइन करेगा जो हमारा यहाँ पे डोमेन कहलाएगा। बड़ा आसान है। तो इसका डोमेन हो जाएगा -इन्फिनिटी से -2, एकदम इजी है, और साथ में 2 से लेकर इन्फिनिटी, इसी को हम लोग कहेंगे इसका डोमेन। जो फटाफट यहाँ पे देख लेते हैं कहां से मैच करेगा बच्चों। ऑप्शन यहाँ पे देखो सी से मैच करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, एकदम आप लोगों को देख करके जाना है। एक क्वेश्चन भी आप लोगों को मिस करके नहीं जाना है, ना तो बहुत पछताओगे फिर आप लोग। बच्चा सीधे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 7? इसमें कहा गया है कि इफ द सेट ए हैज P element, set B has Q element, then the number of element in A cross B। आपको बताना है कि A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे, जबकि A सेट में अगर P एलिमेंट है और साथ में B सेट में अगर Q एलिमेंट है, तो आपको बताना है कि A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे। बड़ा आसान क्वेश्चन है। A सेट का एलिमेंट और B सेट के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने से ये पता चल जाता है कि A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होते हैं। तो A सेट में P एलिमेंट है, B सेट में Q एलिमेंट है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो PQ आएगा, और यही इतना ही हमारा A क्रॉस B सेट में एलिमेंट होंगे, PQ एलिमेंट, यानी कि सीधे ऑप्शन हम लोग यहाँ पे C पे फटाफट बच्चों टिक लगाएंगे। बच्चा सीधे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 8 में? क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चा बोला गया है कि इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ ऑफ द 2 सर्कल्स सब tended angle of 60 degree and 75 degree and their respective centers 75 degree at their respective centers, the ratio of their radii is। बड़ा ये भी आसान क्वेश्चन है। बोला गया कि हमारे पास 2 सर्कल है, गौर से देखना, हमारे पास 2 सर्कल है और एक सर्कल का, दोनों के दोनों सर्कल का आर्क लेंथ सेम है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों का आर्क लेंथ सेम रहेगा, यहां से यहां तक का लेंथ और यहां से यहां तक का लेंथ दोनों का क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां पे आपको सेम दिया गया है। तो अगर इसको हम लोग यहां पे एल कहेंगे तो ये वाला भी एल होगा। चलो इसको, इसके वाले रेडियस को R1 कह देते हैं, यहां पास वाले रेडियस को हम लोग यहां पे R2 कर देते हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक एंगल यहां पे 60 डिग्री तो एक एंगल यहां पे 75 डिग्री बनाता है। और सीधा सीधा हम लोग ये जानते हैं कि थीटा इक्वल टू, किसी भी सर्कल में जानते हैं कि थीटा
इक्वल टू एल बाई आर होता है। बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो हम लोग यहाँ पे थीटा इक्वल टू एल बाई आर करेंगे। थीटा यानी कि 60 डिग्री, 60 डिग्री यानी कि पाई बाई 3 का वैल्यू यहाँ पे एल बाई आर, एल बाई आर, आर का मतलब रेडियस, रेडियस यहाँ पे रहेगा R1। फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर हम लोग R1 यहाँ पे निकालेंगे, वैसे आप लोग यहाँ पे निकाल करके देख लेना R1। अगर यहाँ से हम लोग R1 निकालेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर के बनेगा 3L, नीचे यहाँ पे रहेगा पाई। अब हम लोग इस वाले सर्कल में भी आ जाते हैं। 75 डिग्री, 75 डिग्री को पहले रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही हमारा थीटा होगा। लेकिन बच्चों हम लोग जानते हैं कि थीटा इक्वल टू क्या होता है, एल बाई आर होता है। तो थीटा का वैल्यू हम लोग यहाँ पे एल बाई आर, आर यहाँ पे हम लोग देंगे R2। बड़ा आसान है। पहले इसको हम लोग यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए पहले 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 1 जा 5 और साथ में 5 5 जा 25। फिर यहाँ पे 5 से कैंसिल करेंगे, 5 3 जा 15 और यहाँ पे 5 6 जा 13। फिर अगर यहाँ पे हम लोग अगेन यहाँ पे 3 से कैंसिल करेंगे, 3 5 जा 15 और यहाँ पे आ जाएगा 12, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 पाई बाई 12 इक्वल टू यहाँ पे रहेगा L बाई सीधे यहाँ पे R2। बच्चा यहाँ पे तुम गौर से देखना, थोड़ा अच्छा ये क्वेश्चन आया है। फिर अगर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर हम लोग यहाँ से R2 की वैल्यू निकालेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके, इसको इससे मल्टीप्लाई करके R2 की वैल्यू आप यहाँ से बड़े ही आराम से आप यहाँ से निकाल सकते हो। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 5L, और अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करके 5 पाई को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो यहाँ पे बनेगा 5 पाई। तो ये बच्चा हमारा यहाँ पे हो गया R2 और यहाँ पे हो गया हम लोगों का R1। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा कि बताइए दोनों सर्कल का रेडियस का रेशियो क्या होगा, हम लोगों को यहाँ पे रेशियो निकालना है। अब बच्चा रेशियो भी निकालना बड़ा आसान है। हम लोगों को R1 बाई हम लोगों को यहाँ पे R2 निकालना है। अगर R1 बाई R2 निकालेंगे तो R1 हो जाएगा 3L बाई पाई और साथ में यहाँ पे R2 की वैल्यू अगर हम लोग लेंगे तो ये बनेगा 5L बाई सीधे यहाँ पे रहेगा 5 पाई। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। अब यहां से क्या करेंगे हम लोग, फटाफट यहां पे देख लो, सॉरी यहां पे 5 पाई बाई, यहाँ पे कुछ और थोड़ा, अरे भाई इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5L यहाँ पे बच्चा नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा 12L। और अगर यहाँ पे 12L होगा तो यहाँ भी साथ में 12L हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अब जरा ध्यान से यहाँ पे बच्चों देखना है, पहले तो ये L से L यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई भी कैंसिल आउट हो जाएगा। सिंप्लीफाई हम लोग थोड़ा बहुत यहाँ पे करेंगे तो ये बनेगा 3, नीचे यहाँ पे रहेगा 1, और अगर इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो 5 ऊपर 12 यहाँ पे नीचे हो जाएगा। फिर ये 3 4 जा यहाँ पे 12 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 5:4। तो रेडियाई का जो यहाँ पे रेशियो होगा 5:4 में होगा, जो सीधे मैच करेगा यहाँ पे ऑप्शन सी से। एक आध क्वेश्चन आपको एग्जाम में, एक आध क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में लेंदी आपको मिलेंगे, इसलिए लेंदी वाले क्वेश्चन को अच्छे से आपको पढ़ करके जाना है और समझ करके जाना है, क्योंकि मैथमेटिक्स में हम लोग याद नहीं कर सकते हैं ना, समझ करके वहां पे बनाना होगा। तो अच्छे से आप लोगों को समझ करके एग्जाम में बच्चों जाना है। सीधे बच्चा हम लोग आते हैं, टाइम नहीं बर्बाद करते हुए, सीधे क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग आते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? तो बच्चा क्वेश्चन नंबर 9 है कि अगर tan थीटा 3 है, अब यहां से बड़ा आसान क्वेश्चन है, tan थीटा अगर 3 है और थीटा अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो आपको बताना है sin थीटा का वैल्यू क्या होगा। बड़े ही आसान क्वेश्चन है भैया। यहाँ पे 3 है तो 3/1 है, और किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा का वैल्यू p/b होता है। p यानी कि यहाँ पे 3 होगा, b यानी कि यहाँ पे 1 होगा। अब जरा ध्यान से देखना, हाइपोटेनस बनेगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर और बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब जरा ध्यान से यहाँ पे देखना, यही इसका हाइपोटेनस है, लेकिन हम लोगों को चाहिए क्या, साइन थीटा हम लोगों को चाहिए ना। तो साइन थीटा की वैल्यू अगर निकालेंगे तो p/h होगा, यानी कि 3/√10 होगा। देखो तो कहीं से मैच किया ऑप्शन, सीधे बच्चा यहाँ पे देखो मैच करेगा ऑप्शन बी से। एकदम टाइम हम लोग बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोगों को 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद एग्जाम आपका रहेगा, तो टाइम हम लोग यहाँ पे एकदम बर्बाद नहीं करेंगे। बच्चा सीधे हम लोग आएंगे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 में। क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 10 में भैया? क्वेश्चन नंबर 10 में यहां से बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया कि द वैल्यू ऑफ साइन 5 पाई, साइन 5 पाई का वैल्यू क्या होगा। गौर से इस बात को समझना, जब भी एंगल एक्स एक्सिस पर रहे तो इन सब सारे एंगल पर
साइन थीटा का वैल्यू हमेशा नेगेटिव में होता है। देखिए यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे पाई होता है, यहाँ पे 2 पाई होता है, यहाँ पे 3 पाई होता है, फिर यहाँ पे 4 पाई होता है, यहाँ पे 5 पाई होता है, और इन सारे ही एंगल पर साइन थीटा का वैल्यू नेगेटिव होता है। तो दिमाग में आपको अरेंज करके यहाँ पे आप लोगों को रखना है। तो यहाँ पे देखो 5 पाई एंगल कहाँ का हो गया, एक्स एक्सिस का। तो ऐसे कंडीशन में वैल्यू हम लोग इसका 0 लिखेंगे, यानी कि ऑप्शन ए से फटाफट यहाँ पे मैच कराएंगे। बच्चा सीधे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 का कहना है, क्वेश्चन नंबर 11 का कहना है कि अगर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर हैं तो आपको बताना है एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा। जबकि कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग जानते हैं कि रियल पार्ट के बराबर होता है और इमेजिनरी पार्ट के बराबर होता है। तो रियल पार्ट यानी कि एक्स प्लस वाई, बड़ा आसान क्वेश्चन है एकदम। ये किसके बराबर, रियल पार्ट के बराबर, यानी कि 4 के बराबर हो जाएगा। इमेजिनरी पार्ट यानी कि x माइनस वाई, ये किसके बराबर, इमेजिनरी पार्ट यानी कि 6 के बराबर यहां पे हो जाएगा। अब यहां से सिंपलीफाई करके सीधे हम लोगों को x और y का वैल्यू निकाल लेना है। बड़े ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। पहले y कैंसिल करेंगे, ये मिलेगा 2x, और ऐड करेंगे तो ये मिलेगा 10, कैंसिल करेंगे तो x का वैल्यू 5 मिलेगा। अब यही x का वैल्यू 5 यहां पे रखेंगे, 5 प्लस वाई इक्वल टू 4, और माइनस करेंगे तो y का वैल्यू यहां पे बच्चे देख लेना -1 मिलेगा। यानी कि x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू -1। लेकिन क्या निकालना है, देन x इंटू वाई। अच्छा, x इंटू वाई हम लोगों को निकालना है ना, तो x इंटू वाई यानी कि x यहाँ पे 5 हो गया, इंटू वाई, वाई यानी कि -1, मल्टीप्लाई करेंगे तो -5, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे हम लोगों का एकदम सही चॉइस होगा, है कि नहीं। चलो बच्चा सीधे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 का कहना है, ओहो, क्वेश्चन नंबर 12 का बच्चा यहाँ पे कहना है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि मार्क द करेक्ट आंसर। इसका सही आंसर आपको बताना है क्या होगा। यह भी बड़ा आसान क्वेश्चन है। कॉम्प्लेक्स नंबर पावर यहां पे -1 है, लेकिन पावर को नीचे लाएंगे तो पावर यहां पे +1 हो जाएगा। बड़ा सिंपल है एकदम। तो 1 बाई यहाँ पे 1 प्लस आई लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन हमारे यहाँ पे a प्लस आई बी के फॉर्म में है, तो इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा a प्लस आई बी के फॉर्म में। बच्चों उसके लिए क्या करेंगे, 1 माइनस आई से मल्टीप्लाई और साथ में हम लोग यहाँ पे डिवाइड भी करेंगे। अब देखो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस आई, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सीधे हम लोग यहाँ पे रखने वाले हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि i का स्क्वायर। लेकिन बच्चों यहाँ पे i का स्क्वायर कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग जानते हैं -1 होता है, तो ये वाला वैल्यू भी -1 रखेंगे, जो माइनस माइनस +1 और +1 ये वाला +2 कहलाएगा। 1 माइनस आई बाई यहाँ पे 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम लोग इसको सेपरेट करें तो 1/2 माइनस साथ में यहाँ पे i/2 रहेगा, जो सीधे यहाँ पे देख लो 1/2 साथ में i/2, ऑप्शन यहाँ पे सी से मैच करेगा एकदम। है ना आसान क्वेश्चन। एक क्वेश्चन को देख करके जाना है, परख करके जाना है, एकदम एग्जाम में फोड़ करके आप लोगों को आना है कि नहीं। सीधे बच्चे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। बच्चा क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया कि द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल खाली कर दिया जाता है बस, और सिंप्लीफाई करके a प्लस आई बी के फॉर्म में लाया जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल उल्टा करेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा डिनोमिनेटर में। अब सिंप्लीफाई कर लेंगे, यानी कि a प्लस आई बी के फॉर्म में लाएंगे। अब a प्लस आई बी के फॉर्म में लाने के लिए -2 माइनस 5i से मल्टीप्लाई करेंगे और इतना से ही हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे। बड़ा आसान है। ऊपर बचा हो जाएगा -2 माइनस 5i, नीचे हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगेन यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर जो +4 होगा, और माइनस बी स्क्वायर का मतलब 5i का स्क्वायर, जो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा, और i का स्क्वायर करेंगे तो -1 हो जाएगा। अब देखो -2 माइनस 5i, और ये वाला माइनस माइनस प्लस 25 और 4 यहाँ पे आ जाएगा 29, यानी कि -2/29, और यहाँ पे आ जाएगा -5/29i। देखो तो कहीं से मैच किया, -2/29 और -5/29, आई यहाँ पे सीधे मैच करेगा, ऑप्शन यहाँ पे सी से, है कि नहीं। देखिए इतने आसान क्वेश्चन आपके आएंगे, बस खाली आपको देख करके चले जाना है। बहुत ही आसान पेपर है आपके लिए, एकदम पैटर्न क्वेश्चन सब कुछ आपका
एग्जाम में मैच करने वाला है, तो एकदम एक एक क्वेश्चन को आप लोगों को देखे बिना नहीं गुजार देना है, सही है कि नहीं बच्चा। सीधे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्या बोला गया 14 क्वेश्चन नंबर में? इसमें बोला गया कि इफ ए एंड बी आर इंटीजर देन रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी इक्वल टू रूट अंडर ए बी इज ट्रू ओनली व्हेन। बोला गया है कि रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी को मल्टीप्लाई करके रूट अंडर ए बी किस कंडीशन में लिखेंगे? ऑप्शन में दिया गया है एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज नन नेगेटिव, ए एंड बी आर बोथ नेगेटिव, ए एंड बी आर बोथ जीरो, ए एंड बी आर बोथ पॉजिटिव। तो हमेशा यहां पे देखना, कभी भी दो रूट के अंदर के नंबर यहां पे मल्टीप्लाई तभी होते हैं जब इनमें से कम कोई एक नंबर नन नेगेटिव रहे, कम से कम कोई एक नंबर पॉजिटिव रहे, है ना। नन नेगेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव ही नंबर। तो अगर एक नंबर कोई नन नेगेटिव होता है ना, तभी हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों पॉजिटिव रहेगा तो भी मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं, दोनों जीरो रहेगा तो भी हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दोनों का दोनों अगर वहां पे नेगेटिव रहेगा तो हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ए एंड बी बोथ आर नेगेटिव, ये तो गलत हो जाएगा। ए एंड बी बोथ आर जीरो, अरे भैया यहाँ पे जीरो रहेगा फिर भी तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जीरो रहेगा तब तो जीरो के ही बराबर आ जाएगा। ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव, अगर दोनों का दोनों यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा तो भी हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन थोड़ी कंफ्यूजिंग सा ऑप्शन लग रहा है। ये दिए वाला दोनों ऑप्शन यहाँ पे अलग हो सकता था, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं दिया गया है। लेकिन खैर अगर ऐसा वाला क्वेश्चन आएगा तो सीधे आपको यही समझना है कि दो रूट के अंदर वाले नंबर को मल्टीप्लाई तभी कर पाते हैं जब उन दोनों में से कम कोई एक नंबर हमारे यहाँ पे पॉजिटिव रहे। तो सीधे हम लोग यहाँ पे ऑप्शन ए में टिक लगाएंगे, लेकिन अगर दोनों पॉजिटिव रहेगा तब भी हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन हम लोग गलत नहीं कर सकते, ये भी ऑप्शन हम लोग गलत नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में फिर भी आपको नंबर आपको पाने के लिए ऑप्शन ए में टिक लगा करके आप लोग आ जाना है कि नहीं। चलो बच्चों सीधे एकदम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है कि ये इनइक्वालिटी में x अगर रियल नंबर से बिलोंग करेगा तो बताना है कि x का वैल्यू क्या होगा। बड़ा ये भी आसान क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करते हैं। +17 को उधर जाकर के हम लोग ऐड कर देंगे, तो -13 और +17 यहाँ पे अगर ऐड कर देंगे तो आ जाएगा सीधे -30। तो ये बनेगा -3x लेस देन -13 और -17, यानी कि ये बनेगा माइनस यहाँ पे 30। अब यहाँ पे इनइक्वालिटी के दोनों तरफ से अगर नेगेटिव हम लोग हटाते हैं तो इनइक्वालिटी साइन बच्चों हमेशा ही चेंज हो जाता है। तो ध्यान से आप लोगों को ऐसे वाले क्वेश्चन को बनाना है। नेगेटिव नंबर अगर हम लोग दोनों साइड से हटा देंगे तो लेस देन से बनेगा ग्रेटर देन, कैंसिल करेंगे तो ये बनेगा 3, यानी कि x का वैल्यू 10 से बड़ा होगा। लेकिन 10 से बड़ा कहां तक? इन्फिनिटी तक। बच्चा सीधे ऑप्शन मैच करेगा यहाँ पे देखो डी से, है कि नहीं। चलो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, सीधे हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 16 में। क्या बोला गया भैया 16 में? इसमें बोला गया है कि इन हाउ मैनी वेज कैन 6 बॉयज बी अरेंज इन अ रो। एक रो में 6 लड़का को कितने तरीके से हम लोग अरेंज कर सकते हैं? तो अगर रो का अरेंजमेंट हम लोगों को 6 लड़का को करना हो ना, तो जितने पर्सन होते हैं ना उतने ही फैक्टोरियल से हम लोग अरेंज करते हैं। कितने पर्सन यहाँ पे हैं? टोटल 6 पर्सन है। फैक्टोरियल 6 वे से हम लोग टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हम लोग रो में निकालते हैं, यही हमारा आंसर होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए या फिर सिंप्लीफाई करने की आपको रिक्वायरमेंट है भी नहीं, आंसर फैक्टोरियल के फॉर्म में ही दिया गया है। तो सीधे हम लोग यहाँ पे डी में टिक लगाएंगे, है ना आसान क्वेश्चन। बच्चा सीधे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। 17 में बच्चा बोला गया कि द नंबर ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर विथ डिस्टिंक्ट डिजिट इज। बड़ा ये भी आसान क्वेश्चन है। बोला गया कि द नंबर ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर विथ डिस्टिंक्ट डिजिट, मतलब कि सारे के सारे डिजिट हमको डिफरेंट लेने हैं। तो आपको बताना है कि 4 डिजिट का कितने नंबर बनाए जा सकते हैं। 4 डिजिट का द नंबर ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर विथ डिस्टिंक्ट डिजिट, अलग अलग हम लोगों को डिजिट देना है, तो आप कितने नंबर बना सकते हैं। ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है एकदम। यानी डिजिट हमारे पास टोटल 0 होते हैं, 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं, 8 होते हैं, 9 होते हैं, इतने हमारे पास टोटल डिजिट होते हैं। तो यही नंबर को यूज करके 4 डिजिट का हम लोगों को नंबर बनाना है। बड़ा आसान क्वेश्चन है भाई। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस वाले बॉक्स को 9 वे से हम लोग फिल कर सकते हैं, क्योंकि इस वाले बॉक्स
में जीरो नहीं आ सकता है, किसी भी डिजिट के पहले जीरो आने से वो डिजिट में काउंट नहीं होता है नंबर। तो हम लोग यहाँ पे 9 ही लेंगे। तो इस 9 में से एक तो यहाँ पे रह गया होगा, अब इसके लिए आएगा 8, लेकिन जीरो हम लोग यहाँ पे शामिल कर सकते हैं, तो अगेन यहाँ पे हो जाएगा 9 डिजिट का चांस। तो इस वाले बॉक्स को भी 9 में से फिल करेंगे, लेकिन इसको 8 में और इसको 7 में से फिल करेंगे, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चा यहाँ पे 81 आएगा, और ये 8 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 56 यहां पे आएगा। अब इन लोग दोनों को और यहां पे मल्टीप्लाई करो, अब इन लोग दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 8 6 जा 48, फिर यहाँ पे 5 बन जाए, यहाँ पे 5 और 8 5 जाए, यहाँ पे अगेन आ जाएगा 40। अब यहाँ पे ऐड कर लो तो ये 6 और ये 8 और 5 13 और ये रहेगा 5, साथ में ये रहेगा 4, यानी कि 4 5 3 6, यानी कि सीधे ऑप्शन हम लोग यहाँ पे डी में टिक लगा देंगे। बड़े ही आसान क्वेश्चन होते हैं, ऐसे का दो क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन वाले हैं, तो ध्यान से आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन देख करके जाना है, कैलकुलेशन भी आपको कहीं पे मिस्टेक एकदम नहीं करना है बच्चा। चलो सीधे बच्चा आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 में बोला गया है कि इन हाउ मैनी वेज कैन अ कमिटी ऑफ 5 बी मेड आउट ऑफ 6 मैन एंड 4 women containing at least one woman बोला गया इन हाउ मैनी वे कैन अ कमिटी ऑफ 5, एक 5 पर्सन का कमिटी हम लोगों को बनाना है आउट ऑफ 6 मैन, जिसमें 6 मैन है और साथ में 4 वुमेन है, 4 वुमेन है, वुमेन है कंटेनिंग एटलीस्ट 1 वुमेन। तो इसमें से जो 5 का जो हम यहाँ पे मेंबर बनाएंगे, इसमें एटलीस्ट कम से कम एक वुमेन होना चाहिए। तो एक भी वुमेन हो सकते हैं, 2 भी वुमेन हो सकते हैं, 3 भी वुमेन हो सकते हैं, चारों के चारों वुमेन भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे बनेगा, अगर हम लोगों को एक वुमेन अगर यहाँ पे लेंगे और 5 मेंबर का कमिटी हमको यहाँ पे बनाना है, जिसमें से एक वुमेन लेंगे तो हम लोगों को 4 मेन लेना पड़ेगा, 2 वुमेन लेंगे तो हम लोगों को 3 मेन लेना पड़ेगा, 3 वुमेन लेंगे तो 2 मेन लेना पड़ेगा, 4 वुमेन लेंगे तो 1 मेन लेना पड़ेगा, और 4 से ज्यादा हम लोग वुमेन ले ही नहीं सकते। क्वेश्चन ने बोला है कि हमको 5 की एक कमिटी बनाना है जिसमें कम से कम एक वुमेन हो, तो कम से कम एक वुमेन का मतलब 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं और 5 भी हो सकते हैं। तो ध्यान से यहाँ पे देखना, ऐसे वाले क्वेश्चन का बनाने का देखो तरीका क्या होता है। 5 ही हम लोगों को मेंबर लेना है, तो ऐसा हम लोग एक कर सकते हैं कि 6 में से 4 ले लिए मेन और 4 में से 1 ले लिए वुमेन, एक तो ये हुआ। या फिर 6 में से 3 ले लिए मेन और ये 4 में से 2 ले लिए वुमेन, एक ये भी तरीका हो सकता है। या फिर 6 में से 2 ले लिए मेन और 4 में से 3 ले लिए वुमेन, ये भी तरीका हो सकता है। या फिर 6 में से 1 ले लिए मेन और 4 में से 4 का 4 ले लिए वुमेन, एक ये भी तरीका हो सकता है कि नहीं। तो इन सारे तरीकों को हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेंगे। सिंपलीफाई करने का तरीका आप लोग यहाँ पे देख लेना, इसको कैलकुलेट यहाँ पे कर लेना, बड़े ही आसान क्वेश्चन है। एनसीआर वाले फॉर्मूला पे ब्रेक करके इसको भी सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके जोड़ घटाव यहाँ पे कर लेना, और ऑप्शन यहाँ पे आप लोग आराम से मैच करा सकते हो। हम यहाँ पे आपको ऑल 40 क्वेश्चन आपके दिखाने वाले हैं जो आपके एग्जाम को बहुत अच्छा आपके बना देंगे एकदम। तो ये इसको सॉल्व कर लेना, और कुछ कुछ फार्मूला भी सॉल्व करते समय आप इसको देख लेना है कि NC1 का वैल्यू n ही होता है और साथ में NC0 का वैल्यू भी 1 होता है। ये सब सारे चीज अगर आपके दिमाग में रहेंगे तो कैलकुलेशन भी आपका यहाँ का बहुत आसान हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये था बच्चा क्वेश्चन नंबर सीधे 18, कैलकुलेशन यहां से कर लेना है। सीधे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्या बोला गया, NPR अगर NCR के बराबर है तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो भैया NPR अगर बराबर है NCR के, तो यहां से बताना है कौन किसके बराबर होने वाले हैं। हम बच्चों जानते हैं कि NPR बोलते हैं फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r को, और ये भी जानते हैं कि NCR बोलते हैं फैक्टोरियल n और साथ में फैक्टोरियल यहाँ पे r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r को कहते हैं। जहां पे फैक्टोरियल n तो कैंसिल हो जाएगा, फैक्टोरियल n माइनस r भी कैंसिल होगा, सब तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 1, नीचे यहाँ पे बचा सीधे फैक्टोरियल r। फिर यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो फैक्टोरियल r का वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगा। अगर फैक्टोरियल r का वैल्यू यहाँ पे 1 है तो सीधे यहाँ पे r का वैल्यू हम लोग क्या कहेंगे, 1 कहेंगे। तो r का वैल्यू भैया यहाँ पे 1 होगा, r का वैल्यू यहाँ पे 1 होगा।
आर का वैल्यू एन तो नहीं हो सकता, आर का वैल्यू 1 होगा। तो हम लोग यहाँ पे एनसीआर और एनपीआर दोनों आपस में बराबर, हम लोग ऐसा कह भी सकते हैं कि यहाँ पे अगर एनपी अगर एन ले लेते हैं तो ये फैक्टोरियल एन और ये भी फैक्टोरियल एन माइनस एन करेंगे। एन आर दोनों आपस में बराबर, फैक्टोरियल एन के बराबर। अगर एन सी आर एन सी एन कर देते हैं, फैक्टोरियल एन एन माइनस एन, तो ये तो 1 के बराबर होगा। फैक्टोरियल आर का वैल्यू 1, देन आर का वैल्यू आर का वैल्यू 0 और 1। आर का वैल्यू 0 तो नहीं आ रहा भाई, आर का वैल्यू 0 और एन 0 1, और आर का वैल्यू एन का वैल्यू यहाँ पे, आर का वैल्यू यहाँ पे एन, यार यहाँ पे तो 1 होना चाहिए था, थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे लग रहा है कहीं कुछ। आर का वैल्यू मेरा तो यहाँ पे 1 आ रहा है, 1 ही सही भी है। ये परमुटेशन का फार्मूला, ये कॉम्बिनेशन का फार्मूला, कैंसल, ये भी कैंसल तो आएगा। फैक्टोरियल आर का वैल्यू यहाँ पे 1 होना चाहिए, लेकिन एन इक्वल टू आर दिया गया है। आर तो है लेकिन साथ में एन भी है, तो काम नहीं करेगा। आर का वैल्यू अगर यहाँ पे एन कर देंगे हम लोग, एन पी आर में आर का वैल्यू एन कर देंगे तो एन होगा, और एन सी आर में अगर ये आर का वैल्यू एन कर देंगे तो 1 होगा। दोनों फिर आपस में बराबर नहीं होंगे, 2 तो कोई जिंदगी भी नहीं हो सकता। 0 आर का वैल्यू 0 हो सकता है क्या? चलो एन पी 0 फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल एन, और एन सी 0 फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल एन माइनस 0, यानी कि ये कैंसल तो यहाँ पे 1 रहेगा। यस, ये कह सकते हैं हम लोग। ध्यान से यहाँ पे देखना, तो हम लोग यहाँ पे आर का वैल्यू अगर 1 लेते हैं ना, एक तो हम लोगों का आर का वैल्यू यहाँ पे 1 निकल गया, आर का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 0 भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे आर का वैल्यू 0 लेंगे तो एनपी 0 का वैल्यू यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे देखना 1 के बराबर आ जाएगा, और एनसी 0 भी हम लोग यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी 1 के ही बराबर आएगा। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग यहाँ पे आर का वैल्यू 1 भी कह सकते हैं और आर का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 0 भी कह सकते हैं, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी में नहीं बल्कि ऑप्शन यहाँ पे हम लोग सी में टिक लगाएंगे, है कि नहीं। ऐसे वाले क्वेश्चन को थोड़ा आराम से देखना होगा, बनाना होगा, तो आपसे एग्जाम में भी ऐसे वाले क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। बच्चों सीधे आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बाद, सीधे आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्या बोला गया भैया इसमें? हाउ मैनी डिफरेंट टीम ऑफ 7 प्लेयर कैन बी चूजन आउट ऑफ द 10 प्लेयर। बोला गया कि 10 प्लेयर में से 7 प्लेयर का चूज करने का तरीका क्या होगा? तो बच्चा सिंपल है, सिलेक्शन। 10 प्लेयर में से 7 प्लेयर का सिलेक्शन का तरीका आपसे पूछा गया है। सिलेक्शन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन 10C7 वे से। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर करके देखना, यहाँ पे 3 आएगा, और इस वाले 10 को 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7, और ये वाला फैक्टोरियल 3 को 3 इंटू 2 इंटू 1 कह देंगे, और इंटू फैक्टोरियल 7 तो रहेगा जो इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा। साथ में 3 3 9 और ये आ जाएगा 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 12 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, जो सीधे मिलेगा ऑप्शन बी के साथ, है कि नहीं। आसान क्वेश्चन। चलो बच्चों अब सीधे आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। क्या बोला गया? 21 में बोला गया है कि समेशन आर इक्वल टू 0 से 3 टू द पावर n इंटू एनसीआर का वैल्यू आपको बताना है। ये भी एकदम आसान क्वेश्चन है। हम लोग बच्चों यहाँ पे जानते हैं कि पहले इसको समेशन को सीरीज के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये दिखेगा एन सी आर का वैल्यू हम लोग स्टार्ट करेंगे 0 से, 3 टू दी पावर यहाँ पे रहेगा 0, फिर समेशन का मतलब प्लस, इसके बाद आर का वैल्यू रखेंगे 2, यानी कि एन सी 2 3 टू दी पावर यहाँ पे 2, इसके बाद आर का वैल्यू रखेंगे 3, तो एन सी, अच्छा यहाँ पे 0 के बाद 1 रखेंगे ना,
जीरो के बाद तो 1 रखेंगे ना, यस। NC1 3 टू दी पावर यहाँ पे 1, फिर इसके बाद R का वैल्यू रखेंगे 2 और यहाँ पे 3 टू दी पावर यहाँ भी R है तो यहाँ भी करेंगे 2, फिर फाइनली हम लोग यहाँ पे लिखेंगे NCR का वैल्यू भी यहाँ पे n और 3 टू दी पावर ये वाला भी n ही रहेगा। तो इसी सीरीज की वैल्यू हम लोगों को निकालना है। अब ये वाला क्वेश्चन बच्चों बनेगा बाइनोमियल थ्योरम से, ये क्वेश्चन बनने वाला है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है एकदम। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे ऐसे करेंगे 1 + x टू दी पावर n का एक्सपेंशन अपने दिमाग में हम लोग रखेंगे। इसका एक्सपेंशन का फार्मूला होता है NC0 x टू दी पावर 0, साथ में NC1 x का पावर 1, साथ में NC2 x का पावर 2 से लेकर के रहेगा NCn और x का पावर यहाँ पे n रहेगा। अब बड़े ही प्यार से इक्वेशन के दोनों तरफ जहां जहां पे x है वहां पे हम लोग 3 से रिप्लेस कर देंगे, तो जिसका वैल्यू निकालना है उसका वैल्यू यहाँ पे आराम से हम लोगों को मिल जाएगा। तो x को रिप्लेस करेंगे 3 से, 3 + 1 ये वाला मिलेगा 4, यानी कि ये बनेगा 4 टू दी पावर n। अब सिंपल यहाँ पे आ जाएगा NC0 x को रिप्लेस करेंगे 3 से तो 3 का पावर 0, फिर NC1 3 टू दी पावर 1, फिर NC2 ये बनेगा 3 टू दी पावर 2 से लेकर के यहाँ पे बनेगा NCn और ये 3 टू दी पावर यहाँ पे n बनेगा। और देखो यही सीरीज की वैल्यू निकालना था जो 4 टू दी पावर n के बराबर आ गया, जो सीधे मैच करेगा यहाँ पे देखो ऑप्शन सी से। है ना आसान क्वेश्चन। चलो बच्चों सीधे आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। आधा से ज्यादा क्वेश्चन हम लोगों का हो गया है। अब यहाँ के बाद क्वेश्चन बहुत ही एकदम आसान है, पेशेंस रख करके के क्वेश्चन को देखना है अगर आप लोगों को 40 में 40 नंबर लाना है तो। चलो देखते हैं हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला गया इसमें। द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, इसके एक्सपेंशन में कितने टर्म आएंगे। तो भैया पावर जितना होता है ना उससे एक ज्यादा टर्म आता है। पावर यहाँ पे 7 है, उससे एक ज्यादा करेंगे तो 8 आएगा, तो 8 टर्म आएंगे। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। फिर आते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 23 में। द नंबर ऑफ द सीक्वेंस दिस इज, इस सीक्वेंस का अगला टर्म क्या होगा। ध्यान से देखना, इसको बड़ा आसान है कि अगर ये दोनों को ऐड करेंगे तो इसके बराबर आएगा पिछला 2 टर्म को ऐड करके अगला टर्म। ऐसे इसमें देखो यहाँ पे आ रहा है, ये वाला पिछला 2 टर्म को ऐड करेंगे तो ये टर्म के बराबर आएगा, पिछला इन 2 टर्म को ऐड करेंगे तब ये वाला टर्म आएगा, पिछला इन 2 टर्म को ऐड करेंगे तब अगला टर्म यहाँ पे आएगा। यानी पिछला 2 टर्म को ऐड करके अगला टर्म यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे 1 + 1 2 तो यहाँ पे 2 है, 1 + 2 3 तो यहाँ पे 3 है, 2 + 3 5 तो यहाँ पे देखो 5 है, 5 + 8 करेंगे तो 13, यानी कि यहाँ पे 13 होना चाहिए। तो अगला टर्म यहाँ पे रहेगा 13, जो सीधे मैच करेगा ऑप्शन डी से। क्वेश्चन नंबर 24 को बोला गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x आर द नंबर दिस आर इन जीपी। x के किस वैल्यू के लिए ये नंबर जीपी में कहलाएंगे। बड़ा आसान क्वेश्चन है। अगर ये जीपी में है तो इसके कॉमन रेशियो आपस में बराबर रहेंगे, है कि नहीं। कॉमन रेशियो आपस में बराबर रहेंगे, यानी कि x - 2/7 साथ में, या फिर हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं ना कि 3 टर्म अगर जीपी में होते हैं ना तो ये नंबर का स्क्वायर ये दोनों नंबर के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होते हैं। सीधे यहाँ पे यही कर दो, यानी कि x², इन लोग दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2/7 को मल्टीप्लाई करना होगा -7/2 से, जो माइनस माइनस प्लस, और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, x² का वैल्यू 1 मिलेगा। तो x का वैल्यू हम लोगों को +-1 मिलेगा, x का वैल्यू +-1, जो ऑप्शन सीधे सी से मैच करेगा। ये सीक्वेंस है। पिछला वाला क्वेश्चन यार मुझे सीक्वेंस तो लग ना रहा था। चलो बच्चों सीधे आते क्वेश्चन नंबर 25 में। 25 में बोला गया कि फॉर एनी 2 पॉजिटिव नंबर वी हैव, किसी भी 2 पॉजिटिव नंबर के लिए क्या होने चाहिए एम जी एम के रिलेशन के बीच में। तो किसी भी 2 नंबर के बीच में हमेशा इस बात को याद रखना, फॉर्मूला होता है, थ्योरी होता है कि अर्थमेटिक मीन हमेशा बड़ा या बराबर होता है ज्योमेट्रिक मीन से, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी में फटाफट टिक लगाएंगे। बच्चों सीधे आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। 26 क्वेश्चन का कहना है कि द स्लोप ऑफ ए लाइन हुज इंक्लिनेशन इज 90 डिग्री, एक ऐसा लाइन जो एक्स एक्सिस से 90 डिग्री का एंगल बनाता हो तो ये लाइन का स्लोप क्या होगा। भैया स्लोप तो कहते हैं tan थीटा को, थीटा यहाँ पे 90 है जिसका वैल्यू नॉट डिफाइंड आएगा, या अनडिफाइंड भी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, जो सीधे मैच करेगा ऑप्शन बी से, है कि नहीं। बच्चों सीधे आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। 27 क्वेश्चन नंबर में बोला गया कि द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस
एंड हैविंग स्लोप दिस। एक ऐसा लाइन का इक्वेशन निकालना है जो यहां से पास करेगा जिसका 1/2 स्लोप होगा। तो फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इसी वाले फार्मूला से हम लोग लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं अगर पॉइंट और स्लोप दिया गया है तो ऐसे वाले कंडीशन में। बड़ा आसान क्वेश्चन है। y माइनस वाई वन का मतलब 3 और m का मतलब 1/2 इंटू एक्स माइनस एक्स वन यानी कि -4, जो यहाँ पे रखेंगे तो माइनस माइनस +4 हो जाएगा। फिर अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y माइनस 6 इक्वल टू एक्स प्लस 4। अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो x और ये वाला 2y प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 2y, फिर साथ में -6 उधर जाएगा तो +6 और +4 मिलकर के हो जाएगा +10। यहाँ पे बचेगा 0, लेकिन 0 यहाँ पे नहीं लिख करके हम लोग 0 इधर भी लिख सकते हैं। तो इक्वेशन आ गया लाइन का x माइनस 2y प्लस 10 इक्वल टू x माइनस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे x माइनस 2y, x माइनस 2y नहीं है भाई, कहीं पे 2y पहले है क्या, 2y प्लस में सब जगह पहले 2y है। हम लोग एक काम करते हैं कि 2 माइनस हम लोग यहां से कॉमन ले लेते हैं। अगर माइनस कॉमन लेंगे तो 2y हो जाएगा प्लस में, x हो जाएगा माइनस में, और यहाँ पे 10 भी हो जाएगा माइनस में इक्वल टू यहाँ पे 0। ऐसे कर सकते हैं माइनस भी कॉमन लेके। तो 2y माइनस एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0, 2y माइनस एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0, यानी कि ऑप्शन ए में हम लोग फटाफट यहाँ पे टिक लगा देंगे। है ना आसान क्वेश्चन। तो बच्चों सीधे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। अब क्वेश्चन नंबर 28 का कहना है कि द इक्वेशन ऑफ लाइन मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली इज गिवन बाय। क्वेश्चन का कहना है कि एक लाइन है जिसका एक्स इंटरसेप्ट ए है, वाई इंटरसेप्ट अगर बी है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होना चाहिए। तो ये थ्योरी आपको याद रखना है कि एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू सीधे यहाँ पे 1 होता है, जो सीधे हम लोग मैच करवाएंगे ऑप्शन बी से। बच्चों अब इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। क्वेश्चन नंबर 29 का कहना है कि द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज दिस एंड रेडियस इज दिस। ऐसा सर्कल जिसका ये सेंटर और ये रेडियस, तो अगर सेंटर रेडियस पता हो तो x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर r का स्क्वायर, यही सर्कल का इक्वेशन होता है। जो x माइनस अल्फा अल्फा हम लोग यहाँ पे 2 रखेंगे, साथ में y माइनस बीटा बीटा हम लोग यहाँ पे -3 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, साथ में स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर यहाँ पे 25 हो जाएगा। तो x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 25, x माइनस 2 का x माइनस 2 सब में पहले y है। अच्छा x माइनस 2 का स्क्वायर y प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 25, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे देखो डी में फटाफट हम लोग यहाँ पे टिक लगाएंगे। है ना आसान क्वेश्चन। चलो बच्चों सीधे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। क्या दिया गया 30 क्वेश्चन नंबर में दिया गया कि ये सर्कल का सेंटर क्या होगा। सिर्फ आपको सेंटर ही आपको बताना है बस। तो सर्कल का सेंटर अगर इसमें अल्फा नहीं है तो अल्फा यहाँ पे 0 कहेंगे, बीटा देखो यहाँ पे दिख रहा है 1 कहेंगे, तो यही इसका सेंटर हो जाएगा जो सीधे मैच करेगा ऑप्शन यहाँ पे देखो ए से। है ना आसान क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया कि द इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y रिप्रेजेंट, ये क्या होता है, पैराबोला होता है, लिप्स होता है कि सर्कल या फिर हाइपरबोला होता है। तो भैया अगर एक्स वाई दोनों में से किसी एक में स्क्वायर होता है ना, तो ऐसे वाले इक्वेशन को हम लोग पैराबोला कहा करते हैं। तो ये इक्वेशन हमारा दोनों में से किसी एक वेरिएबल में ही स्क्वायर है तो पैराबोला हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी में हम लोग फटाफट टिक लगाएंगे। अब इसके बाद बच्चा सीधे आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। बस कुछ ही क्वेश्चन बाकी है, ध्यान से आप लोगों को देखना है। एग्जाम अगर आपको बहुत अच्छा करना है तो मूड एकदम से आपका एग्जाम में फ्रेश हो जाएगा। एक क्वेश्चन को यहां से देख करके आप लोगों को जाना है। अब बच्चा देखो क्वेश्चन नंबर 32 में बोला गया कि फॉर द एलिप्स इतना आपको बताना है कि इसेंट्रिसिटी, डायरेक्ट्रिक्स, फोकस और यहाँ पे लेटेस्ट रेक्टम है। आपको देखना है कि कौन किसके यहाँ पे बराबर होते हैं। फटाफट यहाँ पे देखो बोला गया कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर 9 से अगर हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4y स्क्वायर बाई 9, यहाँ पे 1 होगा। इक्वेशन के दोनों तरफ हमने 9 से डिवाइड कर दिया तो ऐसा हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे काम करेंगे, 4 को भी अगर यहाँ से हटा देंगे तो 9 बाई यहाँ पे 4 हो जाएगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है कि अगर a बड़ा होगा b से तो ऐसे वाले केस में ना हॉरिजॉन्टल एलिप्स होता है। तो ऐसे वाले कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे भैया,
हॉरिजॉन्टल इलिप्स के बारे में हल्की फुल्की इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो। ये डायरेक्ट्रिक्स होता है, यहां भी डायरेक्ट्रिक्स ही होता है। इस वाले डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होता है ई एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 और इसका होता है ई एक्स माइनस ए इक्वल टू 0। सबसे पहले हम लोग इसका निकालेंगे ई सेंट्रिसिटी। इस सेंट्रिसिटी के लिए हमारे पास एक रिलेशन होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू साथ में यहाँ पे 1 माइनस ई स्क्वायर होता है। ध्यान से देखना, जहां पे बी स्क्वायर का वैल्यू 9/4 हम लोग रखेंगे, लेकिन ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे 9 रखेंगे, जो सीधे 1 माइनस ई स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। लेकिन 9 तो यहाँ पे देखो कैंसल आउट हो जाएगा। अब सीधे हम लोग यहाँ पे ई स्क्वायर को लाएंगे इधर, तो प्लस में ई स्क्वायर हो जाएगा। 1/4 को ले जाएंगे उधर, तो 1 माइनस यहाँ पे 1/4 बनेगा। अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो ई की वैल्यू आ जाएगा 4 माइनस 1 यानी कि 3 यहाँ पे 4। ई सेंट्रिसिटी हो जाएगा। ध्यान से देखना, अगर हम लोग डायरेक्ट्रिक्स के बारे में बात करें तो इसका इक्वेशन होता है ई एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। ई का मतलब 3/4 साथ में एक्स प्लस ए का वैल्यू हम लोग यहां से लेंगे जो देखो 3 के बराबर आएगा, क्योंकि ये वाला ए स्क्वायर है तो ये 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो ए का वैल्यू यहां से हम लोगों को 3 मिलेगा। तो ई एक्स प्लस ए यानी कि यहाँ पे 3 इक्वल टू यहाँ पे रखेंगे 0। अब जरा ध्यान से देखना, 4 हम लोग यहाँ पे लेंगे एलसीएम, तो ये बनेगा 3x प्लस साथ में इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12 इक्वल टू यहाँ पे 0। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 3x प्लस 12 इक्वल टू साथ में 0। फिर 3 कॉमन लेकर के उधर कैंसिल करेंगे, हटाएंगे तो मिलेगा x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये हो गया इसेंट्रिसिटी डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। द डायरेक्ट्रिक्स इज x इक्वल टू 2√3। ये तो भैया गलत है। इसेंट्रिसिटी 3/4 आ गया तो इससे तो मैच नहीं करेगा। फोकस है 3√3, 0, लेटेस्ट रेक्टम है 3/2। लेकिन चलो हम लोग इसका फोकस भी निकाल करके देख लेते हैं। फोकस होता है ए ई, 0 को हम लोग कहते हैं फोकस, जहां पे ए का वैल्यू 3 लेंगे, लेकिन ई का वैल्यू क्वेश्चन में यहाँ पे 3/4 दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पे 3/4 और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग फटाफट साथ में 0। तो अब यहाँ पे देखना, ऐसे कंडीशन में इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 9/4, 0। ये हम लोगों का रहा फोकस। भैया फोकस से भी मैच नहीं किया, डायरेक्टली से भी मैच नहीं किया, इसेंट्रिसिटी से भी मैच नहीं किया। चलो निकाल करके देख लेते हैं लेटेस्ट रेक्टम, ये भी निकाल करके देख लेते हैं यहां से मैच करेगा कि नहीं करेगा। अच्छा, एक चीज तो यहाँ पे हमने मिस्टेक ही किया है ना, मिस्टेक किया है शायद, इसलिए हम लोगों का मैच नहीं किया। हल्का फुल्का मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया है बस, इसीलिए मैच शायद यहाँ पे नहीं किया। ई का वैल्यू, ये तो ई स्क्वायर का वैल्यू इतना आया ना, ई का वैल्यू अगर यहां से हम लोग निकालेंगे तो आ जाएगा √3/2। ये हम लोगों का इसेंट्रिसिटी है। अब यहां से बच्चों हम लोग इसका निकालेंगे सबसे पहले डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स अगर यहां पे निकालेंगे तो ई का मतलब कि √3/2 साथ में x प्लस ए यानी कि 3 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 0। अब यहां से क्या करेंगे तो √3x, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 6 इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 0। यहाँ पे एलसीएम लेकर के क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर भेजेंगे ना तो यहाँ पे 0 के बराबर आ जाएगा। अब जरा ध्यान से यहाँ पे देखना, √3 हम लोग यहां से लेंगे कॉमन, तो ये बनेगा x प्लस 2√3 इक्वल टू यहाँ पे बनेगा 0। अच्छा, एक काम और, जो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन यहाँ पे एक नहीं दो होता है। एक होता है ex प्लस ए इक्वल टू 0 और एक होता है ex माइनस ए इक्वल टू 0। तो हम लोग यहाँ पे प्लस भी ले सकते हैं, साथ में यहाँ पे माइनस भी ले सकते हैं, दोनों यहाँ पे ले सकते हैं। एक प्लस में आएगा और एक यहाँ पे हम लोगों को माइनस में मिलेगा, लेकिन चलो प्लस वाला से ही मैच कर जाएगा। √3 को यहाँ से हटा करके उधर भेजेंगे तो ये बनेगा x प्लस 2√3 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू यहाँ से मिलेगा -2√3। यही हमारा इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होगा, x इक्वल टू -2√3, जो सीधे मैच करेगा ऑप्शन यहाँ पे बी से। बहुत यहाँ पे एक आध दो क्वेश्चन आपके लेंदी आएंगे, ये क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में भी आप लोगों को हल्का फुल्का संभालना पड़ेगा ऐसे वाले क्वेश्चन को बच्चों। अब बच्चों सीधे हम लोग मुलाकात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 से। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया है कि द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला। इस हाइपरबोला का बताना है लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा। हाइपरबोला के यहाँ पे लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, गौर से यहाँ पे देखना। बोला गया है 16x² माइनस 9y² इक्वल टू 144। सबसे पहले इसको डिवाइड कर देंगे इक्वेशन के दोनों तरफ 144 से। 144 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये वाला बनेगा सीधे हम लोगों का 1।
अब जरा ध्यान से यहाँ पे देखना, फिर यहाँ पे कैंसल करेंगे तो ये 16x² बाई यहाँ पे रहेगा 144 माइनस 9y² बाई यहाँ पे रहेगा 144 इक्वल टू यहाँ पे 1 रहेगा। फिर यहाँ पे कैंसल करेंगे तो भैया ये आ जाएगा हम लोगों का 9 और यहाँ पे कैंसल करेंगे तो ये मिलेगा 16, यानी कि x² बाई 9 माइनस y² बाई 16 इक्वल टू 0। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं x² बाई 3 का स्क्वायर माइनस y² बाई साथ में यहाँ पे 4 का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 1 हो जाएगा। एकदम आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, क्या निकालना है हम लोगों को, लेटस रेक्टम हम लोगों को निकालना है जो सीधे 2b² बाई a के बराबर होता है। लेटस रेक्टम, ये फार्मूला आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला में अगर x² बाई a² माइनस y² बाई b² रहा तो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है, अगर y² बाई a² माइनस x² बाई a² रहा तो वर्टिकल हाइपरबोला है। तो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला में लेटस रेक्टम का जो लेंथ होता है वो 2b² बाई a होता है। तो अब यहां से देखो बड़ा आसान क्वेश्चन आ गया, 2b² बाई a, 2b² का वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे, तो b² यानी कि b हमारा 16, b² का वैल्यू यहाँ पे 16 है बाई a का वैल्यू हम लोग यहाँ पे ओनली यहाँ पे 3 रखने वाले हैं बस। अगेन इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 16 दूना 32 बाई नीचे रहेगा 3 जो सीधे मैच करेंगे देखो यहाँ पे ऑप्शन ए से, है ना आसान क्वेश्चन। चलो बच्चों अब सीधे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 में। इस वाले का बताना है कि कौन से ऑक्टेन, फर्स्ट ऑक्टेन तो नहीं हो सकता, 8th ऑक्टेन में भी नहीं हो सकता, एक्स वाई दोनों नेगेटिव, आप जाकर के एक बार ऑक्टेन में देख लेना, 7th ऑक्टेन में एक्स वाई जेड तीनों का तीनों नेगेटिव आपको मिल जाएंगे। इमेजिन करके देख लें थोड़ा सा ऑक्टेन, यहाँ पे बोर्ड पे दिखाना पॉसिबल यहाँ पे नहीं होता है इसलिए मैं आपको यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ। तो ऑक्टेन में कुछ ऐसा होता है ना, फिगर भी यहाँ पे दिखाना पॉसिबल नहीं है ना, तो फिगर भी आपको मैं यहाँ पे दिखा देगा। ऊपर भी 4 ऑक्टेन होते हैं, नीचे भी 4 होते हैं ऑक्टेन, तो ऊपर तो चारों में से फर्स्ट सेकंड थर्ड में मतलब कोई एक न एक वहां पे पॉजिटिव होते हैं। इसके बाद 7वें ऑक्टेन में एक्स वाई जेड तीनों के तीनों नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ पे देखो एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, जेड भी नेगेटिव है। तो ऐसे वाले कंडीशन में कहेंगे कि 7वें ऑक्टेन में हमारा ये वाला पॉइंट लाई करेगा, है कि नहीं, 7वें ऑक्टेन में लाई करेगा। कंफर्म ऑप्शन नंबर हम लोग यहाँ पे डी में फटाफट टिक लगाएंगे। बच्चों अब यहां से बनाएंगे लिमिट का क्वेश्चन। बोला गया कि इसका वैल्यू क्या होगा भैया, लिमिट में साइन थीटा बाय थीटा का वैल्यू सबको याद रहता है 1 के बराबर होता है। ऑप्शन यहां पे बी में टिक लगाएंगे। सीधे आएंगे क्वेश्चन नंबर 36 में, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। तो पावर आएगा, नीचे पावर में एक माइनस करेंगे तो ये बनेगा 3 और साथ में पावर में एक माइनस करेंगे तो 7 इंटू एक्स का पावर 6 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 21x का पावर 6 आएगा, जो सीधे ऑप्शन यहां भी बी में टिक करेंगे। बच्चों सीधे आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। 37 में लिमिट का क्वेश्चन है, लेकिन 0/0 वाले क्वेश्चन कभी भी अगर होते हैं ना तो 0/0 वाले क्वेश्चन को हम लोग 0/0 वाले क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल से इस क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं, यानी ऊपर नीचे दोनों डिफरेंशिएट करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने में कोई हर्ज नहीं है। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, x का 1 और 1 का 0, x का 1 माइनस 4 का यहाँ भी आ जाएगा 0। अब ये 0/0 फॉर्म नहीं रहा, सीधे x का वैल्यू 1 पुट करके वैल्यू निकाल देंगे। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, नीचे रहेगा 2 + 1 यहाँ पे आ जाएगा 3, नीचे रहेगा 1, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हम लोगों को 3 मिलेगा, जो ऑप्शन सीधे यहाँ पे सी से मैच करेगा। आप सीधे आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 में। गिवन दैट ए एंड बी आर टू सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू इतना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू इतना है, तो आपको बताना है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू पी है, तो आपको बताना है पी का वैल्यू क्या होगा इफ ए और बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। हल्का सा यहाँ पे ध्यान देना है कि दो इवेंट अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला खाली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ही रह जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी हम लोग यहाँ पे नहीं कहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू 3/5 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया गया है पी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ पहले यहाँ पे ए रखो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू पी दिया गया है। यहाँ से हम लोगों को पी का वैल्यू निकालना है। तो अब यहाँ पे देखो 3/5 में से माइनस करेंगे 1/2 को और ये पी के बराबर हो जाएगा। फिर यहाँ पे बच्चों हम लोग यहाँ पे 10 LCM ले लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5, यहाँ पे पी आएगा, और अगेन इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों यहाँ पे तो 1/10 मिलेगा, जो सीधे मैच करेगा ऑप्शन यहाँ पे बी से।
बच्चों सीधे आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 में। क्वेश्चन नंबर 39 में बच्चों ये भी प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन है। बोला गया है कि 20 कार्ड्स आर नंबर फ्रॉम 1 to 20, one card is drawn at random, what is the probability that number on the card drawn is prime number। बोला गया कि एक 20 तरह का कार्ड है, 20 तरह के कार्ड में 1 से लेकर के 20 तक लिखा गया है। तो बोला गया कि उसमें से अगर एक कार्ड को हम लोग निकालते हैं तो वो कार्ड में प्राइम नंबर लिखा हुआ कार्ड आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो बच्चों पहले बताओ प्राइम नंबर होते कौन है। 2 से स्टार्ट होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 नहीं होता है, 11 होता है, 13 होता है, 15 नहीं होता है लेकिन 17 होता है और 19 होता है। तो 1 से लेकर के 20 के बीच में इतने प्राइम नंबर होते हैं। तो यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे टोटल हम लोग यहाँ पे 8 कहेंगे। तो 8 प्राइम नंबर होंगे। कितने नंबर में? टोटल 20 नंबर में। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 20 हो जाएगा और यही प्राइम नंबर हम लोगों को आने का प्रोबेबिलिटी निकालना है। जो 1 2 3 4 5 6 7 8 है तो ऊपर यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो यही प्राइम नंबर भी आने का प्रोबेबिलिटी होगा। हम लोग यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20 यानी कि 2/5 में हम लोग यहाँ पे फटाफट टिक लगा सकते हैं ऑप्शन यहाँ पे ए में। अब सीधे लास्ट वाले क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे एंट्री मारते हैं कि द वेरिएंस ऑफ ए डेटा इज 16, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डेटा इज। आपसे पूछा गया है कि किसी भी डेटा का वेरिएंस अगर 16 है तो बताना है कि उसी डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। अरे भैया अगर वेरिएंस अगर पता है ना तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है रूट अंडर वेरिएंस। एकदम आसान क्वेश्चन है। तो रूट अंडर वेरिएंस का वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखेंगे 16 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे तो 4 आएगा। तो ये हमारा था ऑल 40 क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में एकदम छाप करके आ जाना है। एकदम यही क्वेश्चन को आप लोगों को पढ़ करके आना है एग्जाम में। एकदम यही कॉन्सेप्ट, यही फॉर्मेट, सब कुछ आपका यही आएगा। बस आपको ध्यान से ऑल 40 क्वेश्चन को आप लोगों को यहाँ से पढ़ करके जाना है और एग्जाम एकदम गर्दा उड़ा करके आप लोगों को आ जाना है। बहुत अच्छा नंबर आप लोगों को आएगा। मिस नहीं करना, एक एक क्वेश्चन को सीख करके आप लोगों को जाना है बच्चों। मिलते हैं सीधे हम लोग एग्जाम के बाद, तब तक के लिए